let us start discussing the next chapter, that is photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का नाम ये भी हो सकता है, और दूसरा जो वैसे दिया हुआ है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये बेसिकली इसके अंदर यही दो ही टॉपिक है, थोड़ा सा इलेबोरेट कर रखा है, अदरवाइज टॉपिक दो। देखिए पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे वर्क फंक्शन, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है, यहां भी पढ़ेंगे। और डेफिनेशन ये क्या डेफिनेशन हो सकती है? इट इज द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from a given material. Minimum energy. It is minimum energy required to remove an electron from given material. इसको W नॉट, फाई नॉट कुछ भी कह सकते हैं। मिनिमम एनर्जी है ये। अब आप ये कह सकते हो जी हमने ऐसी ऐसी टर्म, एक आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ी थी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। It is the minimum energy required to remove the electron from the given atom. वैसे कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम द आउटर शेल। वो मिनिमम शब्द आ जाता तो अंडरस्टूड है कि आउटर शेल से निकालना। वो एक एटम की प्रॉपर्टी है, ये गिवन मटेरियल की। कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर पहला एक टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे आपको समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। नाम में डेफिनेशन है, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गिवन मटेरियल। ये 4 टाइप का होता है, 4 टाइप ऑफ एमिशन। फर्स्ट वन, पहला है जी थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन मतलब थर्मल एमिशन। आप देखिए किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब ये टाइप जो है ये किस बात पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जी कैसे सप्लाई की गई है वो एनर्जी। तो पहला है थर्मियोनिक एमिशन, मतलब बाय हीटिंग द बॉडी। इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय हीटिंग द बॉडी। बाय हीटिंग यानी हीट की फॉर्म में आप सप्लाई करते हो ये वर्क फंक्शन, जो कम से कम एनर्जी चाहिए। सेकेंड वन, फील्ड एमिशन by applying strong field. Strong electric field. देखिए हमने कहा कि ये कोई मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जी आपने यहां पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फील्ड जब आप लगा दोगे तो ये खींच लेगा इन इलेक्ट्रॉन। यानी ये एनर्जी जो इसको निकलने के लिए चाहिए, वर्क फंक्शन जो कम से कम है, ये आपका फील्ड एमिशन है बाय अप्लाइंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड वन है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, emission of electron when
a fast moving electron strike given material. जब एक तेज गति से आता हुआ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहे आके इलेक्ट्रॉन दूसरों को टक्कर मारे और उनको निकाल दे, उनको एनर्जी दे दे, वो कहलाएगा सेकेंडरी एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन ये सारे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए आपको जरूरी था। चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक, वो हमारा सिलेबस है। फोर्थ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम में ही आ गया, फोटो फोटोन मतलब लाइट, एमिशन ऑफ लाइट। इट इज दी, अगर आप इफेक्ट कहें तो कहेंगे इट इज द इफेक्ट या इट इज द फिनोमिना। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मुझे डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे इट इज द फिनोमिना of emission of electron from a metal surface या material when light radiations of suitable frequency are incident on it। suitable frequency की light radiation जब आप आए तो ये emission कहे it is the electron emission from a material when light radiations of suitable frequency are incident on it। It is called photoelectric emission, or you can say photoelectric effect भी कह सकते हैं, electric effect। Who invented it? किसने इसको इन्वेंट किया? Invented by Hertz। हर्ट्ज ने इन्वेंट किया था, ठीक है। ये लिख लो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पहले ही कि इन्वेंटेड बाय हर्ट्ज। उसने क्या कहा था कि भाई, उसने कहा कि भाई ये हमारा जैसे उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ये एक मेटल प्लेट ली, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगा दिया उसने। तो उसने अल्ट्रावायलेट रेज डाली और उसने देखा कि करंट जा रहा है हमें। इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंटली इस बात को स्टडी किया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जब कुछ तो निकल ही रहा है चार्ज से, इलेक्ट्रॉन निकल, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन नहीं पता थे, कि उसने कहा इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ठीक है। तो ये हर्ट्ज ने इन्वेंशन। लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसकी बातों को। लेकिन सरप्राइजिंगली यू विल ऑब्जर्व कि भाई आइंस्टाइन गेट द नोबेल प्राइज। in 1905 for photoelectric effect। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक।
आइंस्टाइन को मिला इन एक्सप्लेनिंग इट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। देखिए आइंस्टाइन का और मशहूर फार्मूला E बराबर है mc²। वो भी 1905 में ही दिया उसने। और देखिए 1905 में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया था और इसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज इन्वेंशन उसकी थी, लेकिन ये नहीं कि वो सिफारिश थी उसकी, मतलब वो एक्सप्लेन करना बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो और साइंटिस्ट, उनका नाम भूल गया, थोड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका भी, मतलब हर्ट्ज के रिगार्डिंग। अभी कोई ज्यादा नहीं करा है हमने, तो फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा का काम की बात तो एक आती है। हॉलवेक एंड हॉलवेक एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। एक तो हर्ट्ज ने किया था, एक हॉलवेक, दूसरा ये नाम याद रखने हैं, मतलब नाम भी कभी आए नहीं, ये तो मतलब इंफॉर्मेशन के लिए। एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज ने तो ये 1887 में, उस टाइम जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा, उसी दौरान उसने इन्वेंशन किया। उन्हें पता लगा लिया था कि जैसे फोटो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली तो ये सर्किट पूरा हो गया। लेकिन आइंस्टीन ने, हॉलवेक एंड लिनार्ड ने इसका करंट के साथ वेरिएशन वगैरह भी स्टडी की। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई जैसे हमारे पास कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, ये रेडिएशन डाली मान ली, तो इस पर चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है अल्ट्रावायलेट। अगर मैं इसको आइसोलेट कर दूं बाहर से, किसी से ना जोड़ूं, तो रेडिएशन डाली तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आता चला गया। तो क्यों आया, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसने इलेक्ट्रॉन एमिशन को, जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट पहली बात यही है, when light radiations of suitable frequency are incident on it, the phenomena of emission of electron is called photoelectric effect और the electron emission called photoelectric। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि ये तो फोटोन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो ये हमारे इसकी ऑब्जर्वेशंस, हॉलवेक एंड लिनार्ड और हर्ट्ज। पहले हर्ट्ज ने इन्वेंशन की थी, हॉलवेक ने इन्होंने और स्टडी किया उसको। कोई कभी आता नहीं ना आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कहीं आगे जाके अनकॉन्शियस माइंड में। और नोबेल प्राइज किसको मिला, आइंस्टाइन को। एक्सप्लेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, वो
क्यों एक्सप्लेन किया वो भी मैं बताऊंगा कि किस बात के लिए उसे मिला। क्वांटम थ्योरी यानी फोटोन ही खुद क्वांटा है। अभी जो अर्ली प्रॉपर्टीज हैं अभी हम फोटोन, अब पहले एक बार फोटोन पढ़ लेते फिर इसको स्टडी करेंगे। फोटोन बेसिक चीज वही रहेगी जो हर्ट्ज ने बताई थी। देखिए पहले फोटोन, इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी emitted from all the source of रेडिएशन। इस ट्यूब से पैकेट निकल रहे हैं एनर्जी के, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहली, फोटोन आर emitted by every source of radiation which travel along straight line। दूसरी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं c से, इन वैक्यूम, इन एनी अदर मीडियम देयर वेलोसिटी गेट चेंज्ड। कि आपको एक पहले भी बताया था EMV में भी V बराबर है C बाई म्यू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, C बाई म्यू, ये पढ़ेंगे हम इसमें रे ऑप्टिक्स में। तो ये आगे V बराबर है C बाई म्यू, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, मान ली ग्लास में कहें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तीसरा the energy associated with photon, पैकेट ऑफ एनर्जी का ना, कितनी एनर्जी का पैकेट E बराबर है h म्यू, और यू कैन से hc बाई लैम्डा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, दिशा आप बताएंगे विच इज मोर एनर्जेटिक, ए ब्लू फोटोन और रेड फोटोन। बोलो शाबाश, क्यों? वैक्यूम में कौन तेज चलता है, ब्लू कलर या रेड कलर? रेड चलता है। उस दिन गीत गाए थे, ये सेम स्पीड से चलते हैं वैक्यूम के अंदर, ऑल ट्रेवल विद सेम स्पीड। किसकी एनर्जी ज्यादा है? ब्लू की। वो आंसर ठीक है इसका। क्यों? लैम्डा का विब गयो, और आपको बताया था ऐसे विब गयो, लैम्डा बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाते हो। अरे किसकी वेवलेंथ ज्यादा? रेड की। lambda r is more than lambda blue, so energy red is less than energy blue. Yeah. This is what, which is more energetic, blue or red? Yeah. समझ गए? ये अगली इक्विवेलेंट मास ऑफ द फोटोन। अरे फोटोन जब जाके टक्कर मारेगा किसी चीज पर, पैकेट है, किसी मेटल सरफेस पर टकराया, तो क्या होगा? वो कितने मास के पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो E बराबर है, हमने कहा थी एनर्जी तो मास से ही बनी होगी, E इज इक्वल टू mc², इक्विवेलेंट मास। और दूसरा फार्मूला क्या कहता है? h म्यू। तो कितने मास के पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा? h म्यू बाई c²। न्यू को आप इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं एच न्यू, इसको सी, और दूसरे सी को लिख दो न्यू लैम्डा, एक न्यू लैम्डा कट गया, एच बाई लैम्डा इनटू सी। ये भी एनर्जी या सॉरी मास है। इतने मास के पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। नहीं समझ आए प्लीज आप पूछे। फिफ्थ, फिर लीनियर मोमेंटम या इक्विवेलेंट मोमेंटम क्या होगा? E, अरे m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? ये रहा देखो, h न्यू बाई c² गुना में c।
एक सी से सी कट गया तो एच न्यू बाई सी कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी फॉर्म में क्या हो गया, पी एच न्यू बाई, क्या लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा, इससे कट गया एच बाई लैम्डा, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। बार बार हमें इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, बार बार कंपटीशन में 2 क्वेश्चन आते हैं छोटे से टॉपिक से, और बार बार उन सब में लगभग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारा, ऊपर देखो आप, E बराबर है एच सी, ये लिख लेंगे एच सी बाई लैम्डा। अगर मैं इसकी लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो और एच और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी पड़ेगी, तो याद रखेंगे 12400 बाई लैम्डा। इन ये यूनिट क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ इसमें होनी चाहिए और लैम्डा, यानी कि ये एच सी की वैल्यू है एक प्रकार से, और उसका लैम्डा यूज किया हुआ है 10 की पावर -10। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं कि एक फोटोन की वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम है, एनर्जी बताइए, तो एनर्जी में सीधी कह दूंगा 12400 डिवाइडेड बाई 2000, 6.2 इलेक्ट्रॉन। सीधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। हम इसमें लिखे भी गए, इसकी एनर्जी इज मोस्ट ऑफ द टाइम, एनर्जी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन। यहां पर ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतने ही जूल होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, अब याद करिए, पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क यानी जूल क्या हुआ, V into Q, यानी कि कूलम गुणा में वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतने कूलम गुणा में वोल्ट, कूलम गुणा वोल्ट का नाम क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए तो मेगा का मतलब 10 की पावर 6 और आ जाएगा, तो 10 की पावर -19 तो थे ही, इंटू 10 की पावर 6, तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -13। समझ गए, ये है हमारा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट? तो इस तरह से हमने इसको, इज इट क्लियर? तो ऐसे हम इसको समझ गए ना? तो ये है एनर्जी। अंडर शूटेबल कंडीशंस और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, अंडर शूटेबल कंडीशन इट कैन बिहेव एज वेव, वेव की तरह भी बिहेव करेगा। ये हमारी कुछ रहता नहीं प्रॉपर्टीज, तो ये हमारी ज्यादातर ऐसे सच कभी आता नहीं कि भाई फोटोन की प्रॉपर्टी, ज्यादातर बार जो न्यूमेरिकल या ये मास वाला। अच्छा, एक रह गई बीच में, कैन फोटोन एग्जिस्ट एट रेस्ट, तो उसको कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट भी है। एक फोटोन रेस्ट पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसका आंसर है नहीं। फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। अब देखिए ना, क्यों नहीं, अब जैसे इससे लाइट आ रही है, हमारी लाइट आ रही है, अब लाइट आ रही है इसकी
तुमने देखा लाइट गिरी, फोटोन गिरे, अरे रुक, क्या बचा? नथी। कोई ऐसा थोड़ा कि बारिश होगी तो बूंदे बची हुई है। अरे यहां से कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट ऑफ फोटोन इज हैपनिंग, बट वी आर गेटिंग नथिंग बिकॉज आई कांट से विद अथॉरिटी दिस इज व्हाट, दिस इज फोटोन। नो, रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये इंपॉर्टेंट। फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, फोटोन कांट एग्जिस्ट। कि m बराबर है, क्या हो गया, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये होता है। कोई रेस्ट मास m की नॉट की बॉडी है, m v वेलोसिटी से जब वो जा रहा है तो मास है उसका। लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं डिफाइन ही फोटोन को वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हुए किया गया है। तो अगर मैं m नॉट निकालूं इसका, m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी, तो v की वैल्यू है c, तो ये हो जाएगी m 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी 1 आ गया। m नॉट 0, that is a photon cannot exist at rest. Is it clear? ये फोटोन की डिफरेंट क्वालिटी, क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर अगर वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है तो मतलब वो तो चल रहा है, तो फिर उसमें तो तब तो m तो है ना, m नॉट नहीं है। मैंने कहा डिफाइन, ये डिफाइन ही मूव करता हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही चलता है। तो हम ये कर देखो ना, जैसे मैंने बताया कि लाइट गिर रही, फोटोन गिर रहे, कहाँ है? रुक गए होंगे कहीं ना कहीं, तो क्या बचा? कुछ एनर्जी स्टेट। हम जैसे कहते हैं अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, व्हाट इज इफेक्ट ऑन मास? इंक्रीजेस। क्यों? यही E is equal to m से, अरे एनर्जी तो दे रहे हो आप, लेकिन वो मास एनर्जी डिवाइडेड बाय c स्क्वायर नेग्लिजिबल सा, ठीक है? तो एनर्जी है। अब कोई जो एनर्जी दे दी, हीट कहाँ गई? भाई किसी दूसरी फॉर्म में स्टोर हो गई। इज इट क्लियर? तो ये सारा हमारा फोटोन है। और जो अगली बात मैं केवल समझने के लिए बताऊंगा, वो आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। इस चैप्टर के अंदर एक शब्द आएगा, जैसे वेव्स में पढ़ा हमने, ईएम वेव में नहीं पढ़ा, इंटेंसिटी। समर्थ क्या थी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू, तो कौन याद करेगा? कल छुट्टी भी थी, पर ऐसी बात नहीं थी जो याद करनी ही पड़ती। कौन चीज है? प्रतीक, एनर्जी इंटेंसिटी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी, ये वेव थ्योरी है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली इट इज एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ये वेव के अकॉर्डिंगली है, लेकिन इस चैप्टर में इंटेंसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मतलब इसके अंदर लाइट बिहेव एज पार्टिकल, मतलब फोटोन, वो पार्टिकल का नाम क्या? फोटोन। इसमें जो एनर्जी है डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी।
एनर्जी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, लेकिन वेव को देखोगे तो वेव क्या कह रही है, अरे इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया ज्यादा। ये नहीं, नंबर ऑफ फोटो, यहां पर इंटेंसिटी का मतलब ये है। अब आप ये कहें कि अगर हम कहेंगे इंटेंसिटी डबल कर दी, हम कहेंगे नंबर ऑफ फोटोन डबल आने लग गए। ठीक है, ये है। और मोर इंपोर्टेंटली उसने क्या बात बताई आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला, आइंस्टाइन explained photoelectric effect by taking elastic collision between a photon, particles के बीच में, and electron, and one interaction है, one photon give its energy to one electron only. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी दे सकता है, ये नहीं कि बांट दी उसने, नो। One photon can give its energy to one electron. अब आप इसका बिल्कुल निचोड़ सुनिए, आपको समझ आ जाएगा एक पूरा टॉपिक। देखो बेटे, हमारे पास एक कोई मेटल सरफेस है। आपको पता है मेटल सरफेस के अंदर क्या होता है, मेटल सरफेस हैज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वर्क फंक्शन तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्या बताया वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस, मिनिमम एनर्जी, गॉट द पॉइंट। मान लिया इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कम वर्क फंक्शन है ये पाई नॉट, यानी कम से कम जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन आएंगे तो निकालेगा, गॉट द पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, मैंने किसी सोर्स से 100 फोटोन डाले, 100 फोटोन, और हर एक की एनर्जी का फैसला तो एच न्यू करेगी ना। मान लिया वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट हुई, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी एक फोटोन की एनर्जी। और ये कितने फोटोन आ रहे हैं, 100 सरफेस पर गिरे, 100 फोटोन ने कितने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, 100 को। एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, देखो 1 to 1, ये बड़ी जबरदस्त सोच थी उसी ने एक्सप्लेन किया, इसीलिए नोबेल प्राइज। एक फोटोन ने जो बिल्कुल ऊपर तैयार बैठा था उसने एनर्जी ले ली, तो जी उसका तो खर्चा निकल, इससे कम तो निकल नहीं सकता कि जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को 10 दे दी उसने, तो निकलने के लिए जी 2 चाहिए थी, वो तो बाहर तो निकल गया। जब बाहर निकला तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बच गई 8 जूल, जो बिल्कुल तैयार बैठा था ऊपर उसने ले ली 10 जूल, बाहर निकलना चाहा कि 2 जूल, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो खर्चा हो गया, जूल नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो खर्चा हो गया निकलने में, बाकी कहां गई, बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में एसोसिएट। व्हाट द पॉइंट।
कोई एक आधा फोटोन थोड़ा नीचे जाके टकराया जी ऐसे इलेक्ट्रॉन से तो थोड़ा गहराई में, अरे भाई वो तो और गहराई में निकलेगा तो उसका तो खर्चा ज्यादा हो गया। मान लिया उसने 4 जूल खर्च 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकलने में खर्च कर दी, बाकी कितनी बची? 6। तो काइनेटिक एनर्जी जो बची वो कितनी? काइनेटिक एनर्जी इसकी बची 6। और एक आधा बहुत गहराई से निकला, जी सारी की सारी खर्च कर दी उसने 10 इलेक्ट्रॉन, निकला तो काइनेटिक एनर्जी थी उसने। ये मैं तब एज्यूम कर रहा हूं 100% निकलेंगे, एक्चुअली 100% नहीं होता, मान लिया 70% निकले तो भाई एक आधा तो फोटोन इतना गहराई में जा टकराया। गहराई ये दिख ऐसे नहीं मापिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि इलेक्ट्रॉन ये नहीं कि अंदर कैसे चला गया मेटल में बहुत ज्यादा, तो ऊपर और फ्री और इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपिक बात। तो जी मान लिया ऐसे इलेक्ट्रॉन को दे दी जिसने 12 चाहिए तो निकलेगा थोड़ा, तो वो एनर्जी अंदर ही खर्च होगी, हीट में बदल जाएगी, ठीक है ना, हीट में बदल इस तरह से। लेकिन हम समझाने के लिए 100% कहेंगे। तो आप यहां एक बात ध्यान से देखिए कि एक तो शब्द हम कह रहे हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी, क्या डेफिनेशन थी? emission of electron from a metal surface when light radiations of suitable frequency are incident। तो भाई suitable का मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि h से मल्टीप्लाई करने के बाद h न्यू के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो फालतू हो जाए, अरे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो फालतू हो जाए ताकि निकल सके। अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है, h न्यू है और वो वैल्यू आई 1.6, कुछ नहीं निकलेगा, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए वर्क फंक्शन के, समझ गए? तो अगर फिर भी सूटेबल है, निकल रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या काइनेटिक एनर्जी सभी की सेम है? अगर वैसे बांटना होता तो 10 का आया था जी, 5 को दे दिले भाई तू 2 सारे बाहर चले जाओ, नहीं किया। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आई, और आप याद ये रखेंगे 0 से लेकर के मैक्सिमम 2 ही चीज डिफाइन है। कम से अगर निकल रहे हैं तो कम से कम कितने का निकलेगा? 0 का, ज्यादा से ज्यादा के मैक्सिमम, और वो के मैक्सिमम क्या होगा? अरे भाई आने वाली एनर्जी माइनस जो कम से कम खर्चा हो सकता है, यानी कि वर्क फंक्शन। अब 100 मतलब 20 बंदों को 100 रुपए दे दिए, 20 रुपए की टिकट, ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए लेके कोई बाहर आ सकता है? 80। टिकट के खर्च किए उसने, जो कम से कम खर्चा। तो आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू के मैक्सिमम, या आइंस्टाइन इक्वेशन ही है, ये इक्वेशन है, आगे ड्राइव भी कर रखी है। ये कोई डाउट हो इस पूरे प्रोसेस का निचोड़ है। अब कोई कहे अरे फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब आप एक और उससे पहले एक छोटी बात देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकले इनको मैं पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रोड से इकट्ठे कर लूं तो करंट बन जाएगा, सर्किट पूरा कर दूं। अब करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या फर्क पड़ेगा? करंट बढ़ जाएगा। क्यों? When intensity increases means more number of photon, means more interaction with photon electron, more emission of electron, more collection of electron, more current। पहला ग्राफ यही है, current is directly proportional to intensity of the incident light। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी
उतना ही करंट ज्यादा होगा। फिर दूसरी बात देखिए, अगर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। समर्थ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, करंट पे क्या फर्क पड़ा? कम होगा। क्यों फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या संख्या बढ़ी है? एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को देनी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या हुआ? एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ? के मैक्सिमम बढ़ गई। जो एनर्जी बढ़ी, नंबर नहीं बढ़े। समझ गए? नंबर नहीं बढ़े तो क्या कहोगे? और उस केस में क्या था? इंटेंसिटी बढ़ाई थी, के मैक्सिमम पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, संख्या बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। बात समझ रहे हो ना? फोटोन की संख्या बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ना मतलब करंट बढ़ गया। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो के मैक्सिमम बढ़ जाते हैं, लेकिन वो नहीं, करंट नहीं। तो करंट जो है केवल इंटेंसिटी का फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का नहीं। गॉट द पॉइंट? ऐसे हमने इनको स्टडी करना है, अलग अलग क्लियर कट आइडिया होना चाहिए इंटेंसिटी का क्या मतलब और फ्रीक्वेंसी का। सही है? अब देखिए, अब हम कह रहे थे कि भाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये वास्तव में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिस्कस करो। जो इसके अंदर इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी का, फोटोन का, फला का, वो इंपॉर्टेंट है। और उन सब का बेसिक कारण ये, बेसिक चीज यही तो यहां समझाया है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक फर्स्ट, अच्छा सॉरी, पहले देखिए अरेंजमेंट ऐसे है। ये एनोड बोलते हैं, ये कैथोड है, नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे रखते हैं, एक आध केस में उल्टा भी करते हैं। ये इसका अरेंजमेंट है। अगर ऐसे जुड़े हो, ऐसे ही रखना, एरो लगा देते, वोल्टेज चेंज हो सकता है। अगर ऊपर वाली ये 1, 2 और 3, 1 और 2 कनेक्टेड है तो क्या होगा कि इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, जो कन्वेंशनल टाइप है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे नेगेटिव ही देना है तो नीचे भी इसमें, समझ गए? ये हमारा एक्सपेरिमेंटल, इट कंसिस्ट ऑफ a glass or quartz tube which is highly evacuated, मतलब अंदर से वैक्यूम है, highly evacuated. कैथोड a photosensitive metal plate, फोटोसेंसिटिव का मतलब फोटोन पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसी मेटल प्लेट हमने ये डाल दी। और P is the collecting plate which collect the electrons coming out from the cathode and constitute the current as shown. तो दिक्कत अब ये कहते हैं पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। Keep the frequency suitable high. Keep the frequency suitably high
and for given materials, given metal, what happen? Photoelectric current is directly proportional to intensity. Photoelectric current is directly proportional to intensity. This is what we want. Intensity के directly proportional photoelectric. वो जो बताया समझा दिया ना कि भाई ये हमारा इंटेंसिटी है और ये करंट फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेट. Why? Again, as in photoelectric effect, one interaction between photon and electron. One interaction. So more intensity means more photon means more interaction with electrons and more emission of electrons. So intense photoelectric current also increases. Clear? Second, effect of potential. Effect of potential. पोटेंशियल की वजह एनोड पोटेंशियल भी कह देते हैं. कीप द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट सेम. इस आने वाली फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को क्या रखिए? सेम रखिए. चेंज द एनोड पोटेंशियल हियर एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट एंड एनोड पोटेंशियल. देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव इतनी तो वोल्टेज लगा रखी है. इस वोल्टेज के साथ आप ग्राफ को स्टडी करिए. ग्राफ कैसा ग्राफ आया? V was voltage positive इधर, V नेगेटिव. ये करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अरे करंट जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना करंट ज्यादा होगा. अगर मैं इसको दूसरे ढंग से लिखूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म. पहला पॉइंट क्या आएगा? व्हेन V इज इक्वल टू 0 करंट इज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि करंट यहां से शुरू होगा. क्यों? When suitable frequency light are incident, electron emit from cathode having the frequency, having the energy 0 to K maximum. There are some highly energetic electrons which are able to reach the anode. जब कोई खींच भी नहीं रहा, जैसे उदाहरण के वही चलिए कि जी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली 100 और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो निकले 0 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के निकले 100 निकले. समझ गए जी? 5 6 7 8 मान लिए इतनी एनर्जी है कि वो आराम से जल्दी से पहुंच जाएंगे. तो पहुंच गए तो करंट बनेगा. few energetic electron are able to reach the anode and constitute the current. ठीक है. Second, if we increase the positive potential, photoelectric current increases till a certain value, after which photoelectric current become constant. When all the emitted electron will reach the anode. समझिए इस बात को. मैंने कहा 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 0 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी है. क्या हुआ? मैंने 0 लगाई तो 5 6 7 8 के पहुंच रहे थे जी. माने 20 इलेक्ट्रॉन थे तो ये करंट 20 के कारण था. अब मैंने क्या किया? +1 बढ़ा दिया. +1. अरे जो एक आधा कमजोर था 4 वाला उसको भी खींच लिया उसने +1 ने. तो 4 वाले 5 और पहुंच गए मान लिया. तो 5 और पहुंच गए तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा.
फिर +2 लगाया तो और 3 वाला भी पहुंच गया, प्लस और लगाया तो 2 वाला भी, फिर 1 वाला भी, और +10 लगा दिया तो मान लिया 0 वाला भी वहां पर पहुंच गया। अब और कहां से आएंगे? अरे 0 से लेकर के मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के निकले हुए थे, तो और कहां से आएंगे? कहीं से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये है, ये बढ़ गया, और इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट करंट को सैचुरेटेड करंट। सैचुरेट हो गया करंट। किस पे डिपेंड करता है सैचुरेटेड करंट? इंटेंसिटी पे। अरे भाई जितने एमिट हो रहे थे सारे पहुंच गए ना। अब सारे पहुंच गए, कितने निकले थे? अरे जितने फोटोन आए थे, फोटोन ज्यादा आएंगे, ज्यादा हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट? तीसरा, नाउ नेगेटिव पोटेंशियल, चेंज करिए इसको, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब जी नेगेटिव साइड हो गया, -1 लगा रहे, पहले जब 0 था तो 5, 6, 7, 8 पहुंच रहे थे या नहीं? अब -1 लगाया, रोके नहीं गा तो सबसे कमजोर रुक जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मान लिया रुक गया, तो जो पहले सारे पहुंच रहे थे अब करंट कम नहीं हो गया, और कम और कम। एक ऐसी वोल्टेज आएगी V0, जैसे मैंने कहा यहां पर V0 नेगेटिव है, उसकी मिनिमम वैल्यू जैसे -4 लगाया तो जी जो 8 वाला था ना, जो सबसे ताकतवर, वो भी रुक गया। जब कोई पहुंचा ही नहीं तो करंट क्या हो गया? 0। That particular voltage is called stopping potential। ये क्या है? ये है stopping potential, stopping और cut off potential। किसका फंक्शन है? फ्रीक्वेंसी का। अरे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के आएंगे, ज्यादा के मैक्सिमम होगी, ज्यादा रोकने के लिए उसे चाहिएगा। अब 8 की बजाय मान लिया 10 की बजाय ये 12 के आ रहे होते तो 2, कम से कम तो 2 ही खर्चा होना है, तो क्या निकलता? सब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का 10 का। अरे जो -4 है, जो 8 को रोक रहा था, क्या वो 10 को रोक देगा? नहीं। इसका मतलब वो करंट होगा तो और ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। व्हाट द पॉइंट? इसका मतलब के मैक्सिमम का फंक्शन है ये, और के मैक्सिमम अपने आप में किसका फंक्शन है? फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए आप ये कह सकते हो V0 क्या होगी? डेफिनेशन लिखी हुई है वैसे तो, इट इज मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल। मिनिमम retarding potential for which photoelectric current just become 0। या become 0 में मिनिमम में आ गया अपने आप। मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब माइनस इसी के अंदर है। यूं नहीं समझे कि -10 कम है, नो, मैग्नीट्यूड की बात। यदि -4 लगाया, ये नहीं -4 पे रुक गए थे जी, अब -5 लगा दोगे तो पहले ही रुके हुए हैं, तो वो नहीं लेना -5। कम से कम वैल्यू जिसके लिए करंट जस्ट क्या हो जाए? 0। ठीक है? व्हाट द पॉइंट? इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या कहेंगे? अरे भाई के मैक्सिमम जो है वो EV0 है, EV0। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अरे जितनी ज्यादा ताकत का निकल रहा था उतना ही तो ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगानी पड़ी रोकने के लिए। तो EV0 की रिलेशन
वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने वो काम कर। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन है रुका हुआ है, पॉजिटिव लगाऊं तो ई वी नॉट क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, इतनी ई वी नॉट। लेकिन जब अपोजिट है तो उस काइनेटिक एनर्जी वाले को भी रोक देगा ये, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इन एवरी एस्पेक्ट, कंपटीशन के लिए भी बोर्ड के लिए सोचने वाले। ईवी नॉट इलेक्ट्रॉन को हम कहें क्यू चार्ज को एक्सेलरेट किया वी वोल्टेज का, मैग्नेटिज्म में किया था, कितनी काइनेटिक एनर्जी क्यू वी नॉट। अगर के मैक्सिमम वाले को, के काइनेटिक एनर्जी वाले को रिटार्ड कर रहा है, रोक रहा है, क्यू वी नॉट। समझ गए? ठीक है, तो ये है हमारा रिलेशन। और भी इसमें केस क्या कहें, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रखिए और इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, क्या हुआ, क्या होगा? अरे फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। देखो चेन बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम है, आने वाली एनर्जी सेम है, तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है के मैक्सिमम वो सेम है, और के मैक्सिमम सेम है तो ई वी नॉट सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसे आ जाएगा, इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, I2 ज्यादा हो गया। अरे ज्यादा फोटोन आने लगे, 100 की बजाय 200 कर दिए तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनर्जी उतनी रहेगी। अरे जब -4 रोक रहा था तो वो -4 सभी को तो रोक देगा, 8 वालों को हमने कहा समझ नहीं आया तो कुछ क्लियर नहीं समझ आया, इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरा अगला भी कहें कि जी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा दो, इंटेंसिटी उतनी रखो सेम। तो जी सैचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर, तो कैसा ग्राफ आएगा, फिर ग्राफ आएगा ऐसे, यहाँ V1 फिर V3, ये सेम रहेगी, ये बदल बदलेगी, न्यू3 न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाए, कोई डाउट हो तो बोलो। अब है जी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बीच में भी आ गया, इसी का ग्राफ है वास्तव में। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, if frequency changes या increases, stopping potential increases but current remain same, saturation current, saturation. If we plot the graph between frequency and stopping potential, नेगेटिव इसी के अंदर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, the graph will be like this.
बोर्ड में कई बार आया कि ओ ए इंटरसेप्ट क्या है, ओ बी इंटरसेप्ट क्या है। तो हमने कहा कि ये ऐसे ग्राफ आएगा। ए क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी शायद केमिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ते होंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप सोचिए किसी भी फ्रीक्वेंसी के फोटोन आएंगे तो जी मान लिया चाहे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला, कुछ तो रोकड़ खातर चाहिए ना, तो वो देर सवेर पहुंच ही जाएगा, वैक्यूम है बीच में, तो उसको रोकने के लिए कुछ तो चाहिएगा। लेकिन अगर कोई जीरो एनर्जी का निकला, जीरो एनर्जी का, तो फिर रोकने की क्या जरूरत है, फिर उसके लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। और ऐसा कब हो सकता है जीरो का निकले, कितना वर्क फंक्शन था, 2 जूल, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एग्जांपल में कहा था, और एनर्जी कैसे, h न्यू। अरे भाई ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इतनी एनर्जी है, E बराबर है h न्यू नॉट बराबर है फाई नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन। अगर आ ही इतनी एनर्जी रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है, कितने का निकला, 0 का। अरे आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, वो तो खर्चा होना ही होना है। 20 रुपए ले रहा है, 20 का टिकट है, 0 से ही निकलेगा, समझ गए। इस तरह से आप बता सकते हो कि भाई क्या हो जाएगा, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident light below which no photoelectric emission is possible. अगर थ्रेशोल्ड से कम हो गई, मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर एनर्जी में बदलोगे h न्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन होता है। अगर उससे कम हो गई तो 2 की वजह 1.9 होगी, क्यों निकलेगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। समझ गए, ये है थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये हमारे वेरियस ग्राफ्स हैं। इसके अंदर और भी फैब्रिकेटेड ग्राफ हो सकते हैं, जैसे मैं कह दूं के मैक्सिमम और थ्रेशोल्ड और फ्रीक्वेंसी, यो भी यही ग्राफ है, यही ग्राफ आएगा के मैक्सिमम का भी। क्यों, अरे ईवी नॉट ही तो होता है, ई एक कांस्टेंट वैल्यू है। कोई कहते के मैक्सिमम और इंटेंसिटी का स्ट्रेट लाइन बदलती नहीं, स्ट्रेट लाइन इंटेंसिटी कितनी बढ़ाएगा अगर फ्रीक्वेंसी शून्य बढ़े, फिर के मैक्सिमम में। इज इट क्लियर, करंट इधर कर दूं और यहां फ्रीक्वेंसी कह दूं कांस्टेंट, सेम इंटेंसिटी, तो इस तरह की ग्राफ। इसके कुछ कंसेप्चुअल बाद में आएंगे, पहले इक्वेशन। तो इन सब बातों से हम क्या बता सकते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज।
लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बताएं इसको लॉज को? पहला वो इंटेंसिटी वाला। फॉर गिवन मेटल सरफेस, क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन की बात कर रहा है। फॉर गिवन मेटल सरफेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, photoelectric current is directly proportional to intensity. Photoelectric current is directly proportional to intensity. ठीक है। सेकेंड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या दूसरा वो कह दो, फॉर गिवन मेटल सरफेस there exists a minimum frequency called threshold frequency. Below which no photoelectric emission take place. भाई वो मेटल सरफेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? वर्क फंक्शन h न्यू नॉट एनर्जी में बदल दो ना, थ्रेशोल्ड की इक्विवेलेंट एनर्जी h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन मतलब हर एक मेटल के लिए अपनी एक कम से कम फ्रीक्वेंसी होगी, जिससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? थर्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कि के मैक्सिमम डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे नहीं। और फोर्थ है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तुरंत होता है। ऐसा नहीं कि आज फोटोन गिरा कल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तुरंत 10⁻⁸ से का गैप। ठीक है। नाउ आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी वो बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर फॉर्म में बता। आइंस्टाइन्स equation of photoelectric effect. Let photon of frequency nu, that is energy h nu, are incident on a metal having work function phi naught. अब आप देखिए कि इतनी एनर्जी है फोटोन की, हमें पता है 1 फोटोन गिव इट्स एनर्जी टू 1 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी टू 1 इलेक्ट्रॉन
एक फोटोन अपनी एनर्जी केवल एक इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को देगा एनर्जी। तो जो इसकी एनर्जी है फोटोन की, वो किस ढंग से खर्च होगी? इट इज यूज्ड, यानी एनर्जी बराबर है एच न्यू इज यूज्ड इन टू वेज। कौन कौन से? फर्स्ट, ए पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आजाद कराने के लिए खर्च हो, लिबरेट। एंड इट्स मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कितनी है? इज फाइव नॉट। कम से कम वो जो आजाद कराने के लिए चाहिए, निकालने के लिए, वो क्या है? फाइव नॉट वर्क फंक्शन। समझ गए? रिमेनिंग एनर्जी जो बच गई, वो एनर्जी क्या है? इज एसोसिएटेड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है, एमिट हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जुड़ी रही। और हमें पता है इफ फर्स्ट पार्ट इज फाइव नॉट, देन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? मैक्सिमम। तो अब देखिए कि जो एनर्जी आई है वो क्या हुआ? एनर्जी एक हिस्सा तो फाइव नॉट, और जब कम से कम खर्च हुआ तो ये बच गई क्या? के मैक्सिमम। क्या लिख सकता हूं? ये आने वाली एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन जो कम से कम खर्चा है निकलने में, और जो बाकी बच गई क्या? काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब पहला पार्ट कम खर्चा करेगा, कम से कम, तो जो बचेगी वो क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा के मैक्सिमम। मतलब के मैक्सिमम में क्या कह सकता हूं? के मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाइव नॉट। के मैक्सिमम क्या कह सकता हूं? एच न्यू माइनस फाइव नॉट। एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ये है हमारी आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक। अब और देखिए, अगर मुझे कहना हो कि इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड के बराबर हो, तो के मैक्सिमम क्या होगी? जीरो। अरे जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 की ही आ रही है एच न्यू नॉट, तो कितने की निकलेगी? जीरो। तो इसको ये न्यू नॉट रख दो, ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप क्या कहोगे? के मैक्सिमम। नोट्स में शायद हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर चल रहा है। के मैक्सिमम थोड़ा आसान है, बाद में वेलोसिटी निकालनी हो तो वो पुट कर लेंगे। के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बन गया? एच न्यू नॉट, नहीं ये तो जीरो, और वो क्या बन गया? एच न्यू नॉट माइनस फाइव नॉट। और इसको इधर ले आया, जो मैं बार बार अभी बता रहा था वही तो बात आ गई। अरे एच न्यू नॉट किसके बराबर है? फाइव नॉट, वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट एनर्जी है। जो एच न्यू नॉट एनर्जी है वो क्या है? वो इसी के बराबर है, वर्क फंक्शन। अब इसको वापस उसमें पुट कर दो, क्या बच जाएगा? के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यानी याद रखो, वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट भी हो सकता है। के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच बाहर न्यू माइनस इक्वेशन नंबर 2। ये भी आइंस्टाइन इक्वेशन। न्यूमेरिकल के लिए बेसिकली हम यहां से शुरू करते हैं, बाकी आप यहां
ठीक है, ये भी। अब k मैक्सिमम की जगह मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, और इससे अगले टॉपिक में लिख रखा है k मैक्सिमम की जगह तो मैं ev नॉट भी लिख सकता हूँ। बहुत बार न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि क्या रिलेशन क्या है, ऐसे आएगा रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इनका क्या रिलेशन? अरे कुछ नहीं है कि तो वर्ड बदलना है, k मैक्सिमम इज इक्वल टू ev नॉट होता है, तो क्या हो जाएगा ev नॉट बराबर है h न्यू माइनस फाई नॉट कह दो, या h न्यू माइनस न्यू नॉट कह दो ev। अगर वेवलेंथ की टर्म में कहना है, अरे लिखा होगा आगे अगले पेज पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन। अगर न्यू की जगह क्या कह दो, न्यू सी बाई लैम्डा, यानी इसी इक्वेशन जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो इस पे ज्यादा आता है, सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, और ev नॉट इज इक्वल टू एच सी बार ले लिया, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा, ये इक्वेशन रिलेशन, ये रिलेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसके कंटिन्यूटी में क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसी के साथ है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज। कई बार बोर्ड में आता है व्हाट इज आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिराइव इट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग इट। इसकी मदद से इसके लॉज को एक्सप्लेन। तो पहला लॉ क्या था कि इंटेंसिटी वाला, कि उसने कहा कि भाई आइंस्टाइन इक्वेशन कहती है k मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू, ये है ना। पहला लॉ ये कहता है जी द अबोव इक्वेशन इज फॉर वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। वन इंटरेक्शन है फोटोन इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की है। When intensity is more such equations means more emission of electron means more current। ठीक है, दूसरा क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रहा। If nu is less than nu naught, उसने कहा there exists a minimum frequency below which photoelectric emission is not possible। When nu is less than nu naught, देखिए k मैक्सिमम क्या हो गया, नेगेटिव, ये कम है ये ज्यादा है, नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नहीं हो सकता तो मतलब नहीं निकल सकता। तीसरी बात, इसी इक्वेशन से न्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इफ न्यू इज मोर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी, k मैक्सिमम विल बी मोर, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और फोर्थ हमने बताया था इलास्टिक कोलिजन है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, दो पार्टिकल हैं, एंड इन इलास्टिक कोलिजन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। तो इसीलिए आप ये डिले नहीं होगा कोई भी एमिशन। कोई डाउट हो तो ठीक है। एक क्वेश्चन कंपटीशन में और बोर्ड में यहां तक आ गया, ये हमारा। अब जो कंसेप्चुअल में बताया,
अब देखिए एक तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये ग्राफ है। ये भी तो क्वेश्चन में जो ये कहना चाहता हूं कि व्हाट इज इंटरसेप्ट, क्या बता रहा है इंटरसेप्ट OA एंड OB क्या बता रहे हैं। दूसरी बात, हाउ कैन यू फाइंड Planck's constant h using the graph। अब आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसका है तो स्ट्रेट लाइन तो है ही वो इक्वेशन, EV0 इज इक्वल टू क्या था h nu माइनस फाइव, K मैक्सिमम इज इक्वल टू h nu माइनस फाइव नॉट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इन्वॉल्व है। K मैक्सिमम की जगह EV0 रख लूंगा। समझ आ रहा है। अब आप देखिए इंटरसेप्ट OA फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की तरफ है ना, जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है जीरो, यानी कि V0 को क्या रखो जीरो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू नॉट एक खास बात, समझ गए। जीरो रखते नहीं, ये तो वैसे ही बताना पड़ेगा। V0 क्या है जीरो, फ्री चलो कोई तो ये आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू की वैल्यू ही तो चाहिए ना, न्यू की वैल्यू ही तो निकालनी है कि जब V0 जीरो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो, उस समय पर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप देखिए जीरो रखा, h न्यू माइनस फाइव नॉट, तो फाइव नॉट क्या होगा h न्यू नॉट, h न्यू, तो ये क्या होता है खुद ही h न्यू नॉट, h न्यू h से h कर गया न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है न्यू नॉट है, मतलब इंटरसेप्ट OA थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रहा है, अब OB के लिए क्या है, OB है भाई V0 की वो वैल्यू जिसके लिए फ्रीक्वेंसी जीरो है, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी जीरो है। वहां पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसको जैसे ये है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगी फाइव नॉट बाई एच, अगर फाइव नॉट की क्रम में बताना हो ना फाइव नॉट बाई एच, लेकिन हमें पता है कि फाइव नॉट को भी क्या होता है एच न्यू नॉट। तो देखिए यही इस इक्वेशन में दोनों रखो, EV0 तो मुझे चाहिए है, फ्रीक्वेंसी को जीरो रख दिया तो माइनस फाइव नॉट, V0 चाहिए है, तो ये क्या होगा माइनस फाइव नॉट बाई, यानी ये बता रहे नेगेटिव तो साइड में है ही, माइनस फाइव नॉट बाई ई बता रहे। ठीक, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, ध्यान से देखिए ये इक्वेशन अगर फाइव नॉट तो कट ही जाएगा भाई। मैं कहूं थी फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन हुआ V1, स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू2 है, किस ना न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है V2, इसमें पुट करिए EV1 बराबर है h न्यू1 माइनस फाइव नॉट, EV2 बराबर है h न्यू2 माइनस फाइव नॉट। EV2 माइनस V1 घटा दिया, h न्यू2 माइनस न्यू1, ये कट गया, ये कट गया,
तो आप क्या कहोगे, ई ये है डेल्टा कैपिटल बी, ये एच ये है डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी। तो एच क्या हो गया, ई इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा न्यू। और ये क्या है, स्लोप, एच क्या बढ़ गया, ई इंटू स्लोप ऑफ ग्राफ। अरे डेल्टा वी, ये ना डेल्टा वी, ये डेल्टा न्यू, स्लोप यानी टेन थीटा। समझ गए, इस तरह से देखिए न्यूमेरिकल, देखिए कि बेसिक न्यूमेरिकल है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट नंबर 1 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, और थर्ड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें आइंस्टाइन इक्वेशन, इसके लिए आमतौर से एडवाइस करते हैं आप पहले क्या करिए, भाई आने वाली एनर्जी निकाल लीजिए, अलग अलग करना एडवाइस है। एनर्जी, अरे भाई एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ दे रखी, या तो आप वो सीधा फार्मूला लगाइए, लेकिन आपको जूल में भी आनी चाहिए। अगर जूल में करनी हो तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। कांस्टेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल सभी पेपर के शुरुआत में दी जाती है सीबीएसई में। सी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, लैम्डा 3000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर माइनस 10। ये आंसर जूल में आएगा, ये आंसर जूल में आएगा। तो अगर मैं इसको मान लिया निकालना चाहूं तो ये 3 से 1000 हो गया, 10 की पावर माइनस 7 हो गया, इसको उलट हो तो ये आ गया 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर 15 माइनस 19। इतने जूल आ गई एनर्जी, लेकिन प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो आप क्या कहेंगे कि 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, 16 चौके 64 2 लगभग इतने इलेक्ट्रॉन, 4.14 इलेक्ट्रॉन। आप वो भी कर सकते, सीधा फार्मूला लगा सकते हैं एनर्जी का, 124 जो HC है ना, इसकी वैल्यू है 124.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। HC की वैल्यू है वो 124। तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे पता है HC बाई लैम्डा, HC की वैल्यू है 124.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे मैंने लिख दिया 3000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, 2 0 से 2 0, तो ये आप क्या कहोगे 12.4/3, 3 चौके 12, 3 लगभग वो भी इतनी आएगी, मैंने थोड़ी शॉर्ट कर ली थी, इसी तरह से आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला एडवाइस है, कंपटीशन में तो लगाना ही है एनर्जी निकालना सीधा, वो HC की वैल्यू। ठीक है, तो जब आने वाली एनर्जी आ गई मेरे पास, पहला क्या कहता है K मैक्सिमम। अरे भाई K मैक्सिमम क्या होगा, आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन 4.13 माइनस क्या है 2.60, 1.53 इलेक्ट्रॉन।
अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है तो आपको समझाया गया था 0 से लेकर के मैक्सिमम तक एनर्जी निकलेगी, तो मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है के मिनिमम जब निकल रही है तो 0 की निकलेगी। ठीक है। सेकेंड, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अरे के मैक्सिमम क्या होता है, ईवी नॉट बराबर है के मैक्सिमम। अगर मुझे के मैक्सिमम खुद ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है 1.53 है, 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कट गया, वी नॉट आ गया 1.53 वोल्ट। $1.53 वोल्ट। फिर क्या कहते हैं, फिर ये कहता है कि भाई आप ये बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में आएगी, एसआई में आएगी, और आपको ये खुद पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट एनर्जी कौन सी होती है, वर्क फंक्शन। तो यही तो होता है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये किसमें क्या है, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड और गुना में न्यू नॉट, तो इसको बदलना पड़ेगा। 2.6 इंटू 1.6 10 की पावर -19 जूल। अब हो गया ये ठीक, एसआई यूनिट हो गया सारा। तो न्यू नोट क्या होगा बेटे, 2.6 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बाई 6.62 इंटू 10 की पावर -24, इतने हर्ट्ज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है।